नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बड़े जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ आपके सामने समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, और आज जो सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने है वो है कोरोना वायरस, जो हमें हर वक्त न सोने दे रहा है, न जागने दे रहा है। लोग घरों में लॉकडाउन में बंद हैं और नई नई बीमारियों में उलझते जा रहे हैं। डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है। हर दिन जब सो करके उठते हैं तो ये डर सताता है कि नामालूम किस दिन उसका नंबर आ जाएगा। ऐसी हालत में जबकि दुनिया पूरी तरह से एक तरह से त्राही त्राही है और सरकारों की हालत खराब है, जिसके पास ताकत है वो जबरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, घूंसा मार करके दवाइयां छीन करके ले जाता है, मास्क छीन करके ले जाता है, जो सुपर पावर है। तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इन सारी चिंताओं के बीच में एक आदमी है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। वो एक अलग किस्म की बातें बता रहे हैं, हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं। आज मैं उन्हीं को अपने साथ लाया हूं खास मेहमान के तौर पर। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। आज हमारी जब बात हो रही है उस वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो डेटा आ रहा है 1,02,441। आज सैटरडे है, सुबह भारत के समय में इस टाइम तक के आंकड़े ये हैं। इसके अलावा जो टोटल नंबर कंफर्म केसेस हैं वो 16,86,757, और इंडिया में भी 206 लोग मर चुके हैं। टोटल केसेस जो इंडिया में बताए जा रहे हैं वो 6,761 बताए जा रहे हैं। इस पूरे चार्ट में, मरने वाले लोगों के चार्ट में, सबसे पहले नंबर पर इस वक्त है इटली, जहां 18,849 लोग मर चुके हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका, 18,693 लोग मर चुके हैं। तीसरे नंबर पर स्पेन है, 15,970 लोग मर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम, जो बहुत छोटा मुल्क है, 8,958। ईरान 4,232। चाइना, जहां शुरू हुआ था, वहां का फिगर इस वक्त इन 6 मुल्कों में सबसे नीचे है, वो है 3,339। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो दवाएं दी जा रही हैं बहुत ही हार्श हैं। WHO का प्रोटोकॉल है, उसमें प्रिवेंटिव डाइट की बात कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये सब, और ये बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो इलाज है उसमें उससे लोग ज्यादा मर रहे हैं और बीमारी से लोग कम मर रहे हैं। तो ये एक इस किस्म की अजीब, अलग एक किस्म की दुनिया, अलग किस्म की थ्योरी जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बता रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने इस सारी जो बातें आप बता रहे हैं, इलाज के बारे में भी और जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके बारे में भी, आप आज क्या कहना चाहते हैं लोगों के बारे में? क्या आपको हमसे पहली बातें की हुई उसमें कहीं पछतावा तो नहीं है? क्या हाल है अब आपका? आप क्या कहना चाहते हैं दुनिया से? सबसे पहले हम एक एक देश लेके चलना चाहेंगे। आपने इटली की बात की, यूएस की बात की, आपने यूके की बात की, भारत की बात की, चाइना की बात किया, तो एक एक करके देश लेके उसको क्लियर करते रहते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट विद यूके, यूनाइटेड किंगडम। आपने एक नंबर दिया, वो नंबर हर पल बदलता रहता है। यहाँ तक कि अभी तो इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है अभी भी आंकड़े लगातार बदल रहे होंगे। तो लोग कुछ ना कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेथ रेट आप बता रहे हैं, इतने लोग मर गए, एक नंबर। यूके की बात कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नंबर सारे कुछ आपको दिख रहे हैं, जो नंबर आपने अभी जो बताया है वो कोरोना वायरस से लोगों के मरने की खबर है। कोरोना वायरस को लेंगे ब्रॉडली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कैटेगरी में। ये दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इट इज इन्फ्लुएंजा, इट इज ए फ्लू, उस कैटेगरी में। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो आंकड़े हैं जो आपने अभी बताए यूके के लिए, यूके से बात शुरू कर रहा हूं, ये वाला आंकड़ा 2019 का कितना था, तो आपको जवाब नहीं होगा। इनफैक्ट किसी के पास जवाब नहीं होगा, मेरे पास भी जवाब नहीं। मैंने कल दोबारा से यूके के वेबसाइट में जाके देखा, यूके के गवर्नमेंट की वेबसाइट में, कि लास्ट ईयर यानी 2019 में, 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में
लगातार 5 सालों में इस टाइम पे मतलब अभी जो अप्रैल बैठे हैं तो कितने लोग मरते थे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कैटेगरी में, कोरोना वायरस हो, H1N1 हो, ये सब इन्फ्लुएंजा में आता है, तो मैं ब्रॉडली कितने लोग मरते थे। मैं शॉक हुआ ये देख के, आश्चर्य हुआ कि उसमें यूके के साइट में लिखा है कि पिछले 5 साल में इस साल जो नंबर ऑफ लोग मरे हैं वो पिछले 5 साल से सबसे कम मरे हैं, टोटल लोग जो मरे हैं, टोटल लोग। ये है यूके की बात। फिर मैंने यूएस के गवर्नमेंट की साइट में देखा, यूएस के गवर्नमेंट की साइट मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि वो मोटा मोटा उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया यूएस के इस साल जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं टोटल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में, वो 5,25,000 लोग हॉस्पिटलाइज हुए। ऐसे बहुत हैं जो बीमार पड़े अपने आप ही ठीक हो गए होंगे घर में, उनको तो गिनती नहीं होती हॉस्पिटलाइज। अब मैंने देखा कि हर साल कितने लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मैंने देखा उस 2019 में 5 लाख थे, 2018 में भी 5 लाख के करीब थे, 2017 में 8 लाख थे, 8 लाख। और कितने लोग मरे, तो उनके ही वेबसाइट पे लिखा है कि हर साल 20,000 से 50,000 लोग इस फ्लू सीजन में मरते हैं। यूएस की बात कर रहा हूँ, और आपने 18,000 का कोई फिगर शायद दिया है मुझे जी 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 वायरस का। लेकिन कोरोना वायरस अकेला नहीं मार रहा है, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है कोरोना वायरस, H1N1, ऐसे 4-5 वायरस मिलकर तब इन्फ्लुएंजा बनता है। उसमें जो कोरोना वायरस के कोटे में गया वो 18,000 गया होगा, लेकिन टोटल नंबर जो इस बार भी मरे हैं यूएस में इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में, वो भी 20,000 और 50,000 के ब्रैकेट में ही है, जितने ब्रैकेट में पिछले 5 साल में था। राइट, ये हो गया यूएस की बात। अब मैं बात करता हूँ यूके, इटली की। इटली की वेबसाइट में जाएंगे तो मुश्किल आएगी कि वहां ज्यादातर उनके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट इटली, वो सारा इटालियन भाषा में है। लेकिन मैंने एक दोस्त को पकड़ा, मैंने उसको ट्रांसलेट करने बोला, तो उन्होंने ये बताया इटली में कि जितने लोग भी मरे हैं, जो जो आंकड़ा आप देख रहे हैं अखबार में या टीवी में, उसमें से 12% लोग ही कोरोना वायरस से मरे हैं। देखिए हिंदी में ऐसे कोरोना वायरस के साथ मरना और कोरोना के वायरस की वजह से मरना। जी, जब वो मर रहे थे करीब 88% लोग, तो तब उनके बॉडी में कोरोना वायरस होगा, लेकिन कोरोना वायरस कारण नहीं था मरने का। डायबिटीज रहा होगा, हार्ट डिजीज रहा होगा, किडनी फेलियर रहा होगा, लेकिन कोरोना वायरस उस वक्त था। तो जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो कोरोना वायरस के साथ मरना, कोरोना वायरस की वजह से मरना, उनके डेथ सर्टिफिकेट में से 12% लोगों में, करीब 1300-1400 लोगों में लिखा हुआ है कि इनके मौत का कारण कोरोना वायरस है। तो ये है असलियत। तो लेकिन हमने सबको कोरोना वायरस के ही जिम में डाल दिया, उसी कैटेगरी में डाल दिया, जो कि गलत। अब भारत की बात करते हैं। भारत में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से हर साल 3.5 लाख लोग मरते हैं, 3.5 लाख। आप भारत का फिगर 200 कुछ बता रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख लोग मरते हैं हर साल, इस साल भी मर रहे होंगे। उसमें कोरोना वायरस से कुछ लोग मर रहे होंगे, कुछ लोग H1N1 से मर रहे होंगे, कुछ लोग डेंगू से मर रहे होंगे, कुछ लोग कोई और से मर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं आज इस वक्त डेंगू से मरना बंद हो गया या H1N1 से मरना बंद हो गया। लेकिन याद कीजिए अक्टूबर महीने में, याद कीजिए जरा, आप लोग सब गूगल कर सकते हैं राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में अखबार में बड़ा बड़ा था कि इस साल डेंगू से 25,000 लोग मर गए। 25,000 तो कहा तो अक्टूबर महीने में बड़ा बड़ा था 25,000, और कहा तो कोरोना वायरस से 200, कोई कंपेरिजन नहीं है। राइट, तो आप बताइए 25,000 ज्यादा बड़ा फिगर है, ज्यादा भयानक फिगर है, या 200 ज्यादा भयानक फिगर है? जाहिर सी बात है 25,000 ज्यादा भयानक फिगर है। तो अभी भी आज भी जब हम बात कर रहे हैं डेंगू से लोग मर रहे हैं, उसकी खबर नहीं है। जिस चीज की खबर नहीं होती हमें लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि ये गलत है। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि वो 25,000 जो मरे थे उनकी वो पब्लिसिटी और मार्केटिंग नहीं हुई थी जो अब हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, तब डेंगू के वक्त हुई थी। हाँ। अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले हम डेंगू को लेके भी डर रहे थे। हाँ, लेकिन कोई लॉकडाउन या पब्लिक फियर या वो खौफ, वो उस तरह की कोई चीज नहीं। खौफ जो होता है ना, वो हमारे गवर्नमेंट के एक्शन से खौफ होता है। अगर तब लॉकडाउन करते तब भी डर आता। पूरे दिन अगर डेंगू चलाते, उन्होंने चलाया लेकिन उतनी बार नहीं चलाया, ठीक है ना। तो आप देखिए जो डर है, डर कैसे पैदा हो रहा है? डर पैदा हो रहा है, कितने लोग मरे थे? 200 तो कोई फिगर ही नहीं है ना। 200 कहाँ का फिगर? आप देख रहे हैं कितने लोग तो जो लोग बेरोजगार लोग हैं या जो लेबर क्लास है, काफी सारे लोग, वो तो एक जगह से दूसरे पहुंचते पहुंचते काफी सारे लोग मर गए रास्ते में। कोई गिनती नहीं होगी, गिनती ही नहीं है। वो इतना दुखदायी बात है। लेकिन क्योंकि वो अखबार में बताया नहीं जा रहा, टीवी में दिखाया नहीं जा रहा, तो हमें लग रहा है सब ठीक है। 200 कोई फिगर नहीं होती। 140 करोड़ वाले देश में 200 की कोई गिनती है ही नहीं। राइट, क्योंकि 200 बार बार दिखाया जा रहा है, एक बड़ा बताया जा रहा है, दिन में हजारों बार दिखाया जा रहा है,
तो हमारे दिमाग में भय, राइट, तो ये तो भय का व्यापार सा हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने भारत का उदाहरण दिया, मैंने यूएस का दिया, इटली का भी दिया और यूके का भी दिया। आप जब भी ये डिसाइड करें कि कोरोना वायरस मार रहा है कि नहीं, मीडिया क्या कह रही है उसको थोड़ा बंद कर दें और हर देश के गवर्नमेंट के साइट में जाके मोर्टेलिटी रेट देखें और पिछले साल के मोर्टेलिटी और उससे पिछले साल के मोर्टेलिटी से कंपेयर करें, तो ही राइट कंक्लूजन आ सकता है। मैंने कंपेयर किया है, मैं आपको बता सकता हूँ आज इस मंथ से पूरे दुनिया के अगर एवरेज लेने, एक डेथ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ कोरोना वायरस से, एक डेथ, एक मौत भी फालतू नहीं हुआ। मरे हैं लोग, लेकिन हर साल इतने ही लोग मरते हैं। और अगर हम कई सारे फिगर मैंने देखे, जैसे यूपी का फिगर बताया मैंने कि इस साल बल्कि कम लोग मरे इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज इन लास्ट 5 ईयर, राइट। तो व्यूअर्स से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप डिसाइड करने से पहले आंकड़े कहाँ से पिक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। टीवी से पिक कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस साल का पिक कर रहे हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर तो करो, राइट। अगर आप बोलते हैं कि आपने एक बच्चे को बोलते हैं आपने बड़ा अच्छा नंबर लाए, इसका मतलब पिछली बार खराब नंबर लाया था तभी तो अच्छा आया। जब भी आप बोलते हैं आप बड़े लंबे हैं, इसका मतलब दिमाग में कोई एक छोटा बच्चा भी होगा उससे छोटा हाइट का, तभी इसको बोल रहे लंबे हैं। आप जब बोल रहे हैं बहुत लोग मर गए, इसका मतलब पिछले साल इससे कम लोग मरे थे, तो कितने लोग मरे थे अब देखो तो सही जाके। तो कोई भी टीवी चैनल, कोई भी मीडिया, कोई भी गवर्नमेंट पिछले साल की बात नहीं कर रही, वो आंकड़ा सामने लाके परोस नहीं रही है। और हमारी जनता जो है वो गवर्नमेंट के साइट में जाके देखना चाहती नहीं है या उतना उसके पास स्किल नहीं है। तो हम एक आंकड़े को पकड़ के बोल रहे हैं कि ये भयानक आंकड़ा है, भयानक आंकड़ा नहीं है। हर साल इतने लोग मरते हैं, इस मौसम में इतने लोग हर साल मरते हैं हर देश में। अच्छा, आप ये बताइए कि ये आखिर कौन है इस पूरी साजिश के पीछे? के सरकारें हिली हुई हैं, जितने समाज सेवा वाले लोग हैं वो हिले हुए हैं, पूरी दुनिया में एक अजीब वीराना है। जैसे जैसे वो प्रलय का टाइम होता है, बताया गया है कि प्रलय ऐसे होगा, या जिसे उर्दू में कयामत कह देते हैं, उस जैसी हालत बड़े बड़े शहरों की हो रही है। न्यूयॉर्क जो है वो जो जिसे वर्टिकल सिटी कहा जाता है, वो बिल्कुल घुटने टेके हुए है। आखिर फिर वो कौन ऐसी लॉबीज हैं जो इस पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही हैं आपके बतौर मुताबिक? आखिर क्या है ये पूरा खेल, क्या है? इसे थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि व्यूअर्स आपकी बात कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ बातें शायद सवाल उनको अनसुलझे रह जाते हैं। कौन है ये लोग जो ये इतना बड़ा व्यापार पूरी दुनिया की सरकारों, जनता, सबको एक तरह से जैसे कहते हैं ना, सड़क पर लिटा लिटा के मार रहे हैं? आखिर कौन है ये लोग? देखिए, इसके लिए जब पहले इंटरव्यू हुआ था आपके साथ तब मैंने आपको बताया था कि आज से 1984 में ऐसा ही कुछ हुआ था जो अभी हुआ था HIV के नाम से। तब दो देश थे, फ्रांस और यूएस, और दोनों के बीच में बाकायदा MOU साइन हुआ कि जो भी फायदा होगा HIV के बिजनेस से वो फ्रांस और यूएस आधा आधा कर देगा। लेकिन तभी मैंने बता दिया था कि इस बार वो HIV की जगह कोरोना आ गया, इस बार वो चाइना और यूएस आ गया। चाइना ने खेल शुरू किया, आप देखिएगा यूएस खेल खत्म करेगा। यूएस के आंकड़े सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन दिखाई देगा, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज यूएस दिखाई देगा एट द एंड ऑफ द डे। और वही हो रहा है। आप देखिए, शुरू चाइना ने किया था, अब ये खत्म जब होता जाएगा तो यूएस में सबसे बड़ा महामारी के रूप में प्रेजेंट करेंगे, राइट, वो दुनिया के सामने, और तभी वो खत्म होगा। ये भी एक बात। दूसरा, इसमें इन दोनों की पार्टी के अलावा एक बीच हो रहा है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि याद कीजिए, आज से 10 साल पहले 2009 में जब H1N1 का एक इसी तरह का स्कैम आया था, WHO ने बोला कि भाई H1N1 आ गया, आप तो सब मर जाएंगे, आ जाएगा H1N1। लेकिन उसके एक साल बाद बदकिस्मती से, WHO की बदकिस्मती थी कि उन्हीं के एक डायरेक्टर ने भांडाफोड़ कर दिया और पब्लिकली ये साबित हो गया कि पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने घोषित कर दिया WHO को लुटेरा ऑफिशियली H1N1 स्कैंडल के लिए। ये ऑफिशियल बात है, ये कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया WHO ने, और उन्होंने घोषित कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम WHO आज से 10 साल पहले किया था। तब एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि H1N1 के नाम से कि ये कितना भयानक है, इसके क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए। वो स्क्रिप्ट में अगर H1N1 जहां जहां लिखा है वो हटा के आप कोरोना को फिट कर देंगे तो वो 2020 का स्कैम हो जाएगा। 2010 में क्या था, 10 साल हो गए, अब 2020 में वही लोग हैं। और अभी इस
जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके रिकॉर्ड में कई सारे घपले आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है वो भी थोड़ा रिसर्च कर ले कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने हिंट दे दिया कि, और मैंने हिस्ट्री भी बता दिया, डब्ल्यूएचओ की हिस्ट्री बता दिया, यूएस की हिस्ट्री बता दिया, राइट, और वायरस की हिस्ट्री बता दिया कि 1984 में एचआईवी का वायरस का स्कैम था और आज इस वक्त कोरोना का स्कैम है। लेकिन अभी तब भी इतना भयानक हालत नहीं थी, या H1N1 का जब स्कैम हुआ था 2010 में तब भी इतनी भयानक हालत नहीं थी। आज ज्यादा ही लोग हिले हुए हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि आज न्यूज रियल टाइम में आप तक पहुंच सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बस ये कारण है। आज से 10 साल पहले अगर आपको डराना होता था तो वो अखबार में छाप लेंगे, अखबार तो दिन में एक बार आएगा ना, तो हर इंसान दिन में एक ही बार डरेगा डरेगा बच्चों। अब हर इंसान हर 10 सेकंड में, हर मिनट में बार बार व्हाट्सएप देखते हैं, और जितनी बार व्हाट्सएप देखते हैं उतनी बार कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है। तो आपको डराने का जो मौका है वो आज जैसे पहले इतिहास में कभी इतना फास्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट और ये जो 4G 5G ये सब अभी आया है, ना तो 10 साल पहले था जब H1N1 आया था, ना 1984 में था जब HIV आया था। तो इसलिए यू आर मोर कनेक्टेड, तो आप तक इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारा खेल है, थोड़ा सा मैंने बताया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बताया कि चाइना ने शुरू किया और अमेरिका में खत्म होगा, भारत में कैसे खत्म होगा? भारत का थोड़ा सा बता दीजिए, लोगों को थोड़ा सा ये पता चले कि आखिर इसका अंत कैसे होने वाला है भारत। देखिए, यहाँ मेरे एस्टिमेशन ये है कि भारत की का इतिहास रहा है, चाहे पॉलिटिशियन कोई भी रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, कि भारत हमेशा डब्ल्यूएचओ जो बोलता है, यूएस जो बोलता है, चुपचाप उसको मानता है, आंख बंद करके मानता है। यूएस को शायद माई बाप मानता होगा, तो भारत की ये पॉलिसी रही है, यूएस ने कुछ बोला तो आंख बंद करके मानना है, और डब्ल्यूएचओ ने कुछ बोला तो आंख बंद करके मानना है। मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए अभी जो चल रहा है इसमें जैसे ही कोई कोरोना की पेशेंट को बताया था, कोरोना के पेशेंट बन गए। किसी भी बीमारी में एक पेशेंट के पास आजादी होती है कि वो अपना इलाज कैसे कराए, एलोपैथी से कराए, होम्योपैथी से कराए, आयुर्वेद से कराए, यूनानी से कराए, कराए कि ना कराए, आजादी होती है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि आपको आजादी नहीं कि आप क्या करें। फिर जस्ट लाइक ए गिनी पिग इतिहास में, ह्यूमन इतिहास में पहली बार हुआ जब इंसान को गिनी पिग की तरह उससे पूछे बगैर जेल की तरह क्वारंटाइन कर दिया गया। नाम क्वारंटाइन है, एक्चुअली है जेल। वो मैं तो बोल रहा हूँ हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, जहाँ पे पेशेंट की जल्दी, नाम तो पेशेंट है लेकिन है तो वो प्रिजनर, राइट। और उसको इस नाम से कि आप लोगों को फैलाओगे, कोरोना फैलाओगे, और उसको कैद कर लिया गया और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार क्या हो रहा है वो आपको देखने नहीं दिया जा रहा, राइट। किसी को पास नहीं आने दिया जा रहा। वो जब मर रहा है तो वो मरे किस लिए, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, राइट। तो और कौन कोरोना का पेशेंट होगा ये भी किसी को नहीं पता। वो टेस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेस्ट इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ ए पेशेंट। रेगुलेटरी स्टेटस उसका है कि इट इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज जबकि भारत में आयुर्वेद का संस्थान है, हम जहाँ दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जहाँ सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, एम्स के इक्विवेलेंट बनाया 1000 बेड का, और आयुर्वेद का संस्थान मल्टी मॉडर्न है, लेकिन यहाँ के सारे डॉक्टर क्यों छुट्टी पे हैं? क्यों नहीं इनको भी इन्वॉल्व किया गया कोरोना के पेशेंट को ठीक करने के लिए? इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आयुर्वेद सामने आ जाएगा तो पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि कोरोना एक मामूली बीमारी है, 3-4 दिन में ठीक हो ही जाता है। लेकिन 3-4 दिन में ये ठीक ना हो, इसीलिए इस तरह की दवाइयां दे रहे हैं, मलेरिया की दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अब देखिए एंटीबायोटिक, एक लेमैन समझेगा एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया की दवा। कोरोना एक वायरस है, बैक्टीरिया पहले मुझे डिसाइड कर दीजिए। कोरोना एक वायरस है, उसके लिए बैक्टीरिया वाली दवा दे रहे हैं, वो कैसे ठीक होगा? एक शेर को मारना है, अब चिड़िया की गुलेल से उसको मारेंगे तो शेर आके खा ही जाएगा ना, राइट। तो ठीक उसी तरह से आप इलाज ही गलत कर रहे हैं और वो पेशेंट को घेर के रख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट हमारे हाथ से छूट के आयुर्वेद के पास चला जाए। एक पेशेंट भी चला जाएगा तो पोल खुल जाएगी, और एक पेशेंट भी ना जाए। इसलिए सरकार भी सपोर्ट कर रही है एलोपैथी का, और आयुर्वेद को, होम्योपैथ को बिल्कुल दूर दूर फटकने भी नहीं दे रही है। तो इससे और क्या साबित होता है? जी जी डॉक्टर साहब, मैंने अपने लेवल पर आयुर्वेदिक बड़े डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, वो डरे हुए थे। जो जो बड़े संस्थानों में हैं लोग, उन्होंने कहा कि जो कुछ सरकार कर रही है बस वो ठीक है और फिर कभी बात होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि सोशल मीडिया के जरिए ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ये गोदी मीडिया ये बातें नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा।
मैंने एक यूनानी डॉक्टर से बात की, उसने, वो चूंकि सरकारी किसी संस्थान में नहीं है, उसने कहा कि हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं, हमें अगर उन मरीजों को इलाज करने की बात दिया जाए। आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए लोग जो जो आयुर्वेद वाले बड़े लोग हैं जिम्मेदार, उन्होंने किसी ने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। जी डॉक्टर साहब, आपसे आपने अभी हाल ही में गल्फ न्यूज को एक इंटरव्यू में प्रिवेंटिव डाइट की बात कही। डाइट के बारे में तो आपने पहले भी कुछ चीजें बताई थी। एक हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपने शायद कहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने भी, अभी तो वो इन्फेक्टेड हैं, आईसीयू में हैं, उन्होंने भी हर्ड इम्यूनिटी को सपोर्ट किया था। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है, ये किस तरह से इससे कोई फायदा हो सकता है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हर्ड का मतलब होता है हिंदी में झुंड। मैं बहुत आसान एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हाथी का झुंड जाता है और हाथी का छोटा सा बच्चा झुंड के बीच में होता है, तो वो इम्यून हो गया, मतलब उसको कोई शेर या कोई जानवर अटैक नहीं कर सकता, वो सेफ हो गया। हाथी का बच्चा कमजोर तो है, लेकिन फिर भी वो मारा नहीं जाएगा। मारा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो घिरा हुआ है बड़े बड़े हाथियों से, इसलिए वो बचा रहेगा। एक तो एक झुंड के बीच में रहना, राइट? तो इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए हम बात करते हैं, दो लोग हैं, या एक पेशेंट है कोरोना वायरस का, एक पेशेंट नहीं है। अब जापान का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ। चाइना के बाद सबसे पहले कोरोना कहाँ पहुंचा था? जापान में पहुंचा था 15-16 जनवरी को, राइट? चाइना के बाद सबसे पहले जापान में पहुंचा था, यानी कि जापान में कोरोना पहुंचे हुए 3 महीना हो भी गया, राइट? और जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ अभी तक। और उनका सामान्य सब कुछ चल रहा है। उनके फुटबॉल मैच भी चलते हैं, डांस बार भी चलता है, शॉपिंग भी चलता है, सिनेमा भी चलता है, सब कुछ चल रहा है। तो आज के स्टेटस में इतना भयानक कोरोना का सीन है, तो इतना खतरनाक अगर बीमारी होती तो सारा जापान तो मर चुका होता ना अब तक, राइट? क्योंकि जापान महामारी फैल चुकी होती, सब कोरोना के पेशेंट बन चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? वहां पे जापान की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। एक पेशेंट जब एक बार इन्फेक्ट होता है, मान लो मैं पेशेंट बन जाता हूँ कोरोना का, और एक बार अगर कोरोना से मैंने जंग जीत ली, तो कोरोना से मैं इम्यून हो गया, अब मुझे अटैक नहीं कर सकता, राइट? और जंग जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना एक सिंपल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइट? और उससे जंग जीती जा सकती है। बस सिंपल 3-4 दिन की बात है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में रहेंगे तो इंसान ठीक हो ही जाता है, और नहीं भी रहेंगे तब भी 7 दिन में ठीक हो जाता है। आफ्टर इट इज फ्लू वायरस। लेकिन एक फायदा होगा कि फिर मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अगली बार कोरोना मुझे अटैक नहीं कर पाएगा। तो धीरे 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 इस तरह के लोगों की लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और इस तरह के लोगों की जब संख्या बढ़ती है तो ये लोग एक तरफ कोरोना का कोई नया पेशेंट, और एक तरफ पीछे ऐसे लोग जो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए, उसके बीच में ये लोग आए थे जो एक बार इन्फेक्ट, जैसे बड़ा हाथी आ जाएगा शेर और छोटे हाथी के बीच में, राइट? वैसे जो एक बार ठीक हो चुके हैं वो बीच में आ जाएंगे, इन बिटवीन जो इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्टेड कभी नहीं हुआ, ठीक है ना? तो जो इन्फेक्टेड कभी नहीं हुआ वो उसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो भी इन्फेक्ट नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। जापान में आप देखिएगा क्या क्या होगा कि धीरे 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 3-4 महीने में जापान में ज्यादातर लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके होंगे। ठीक होने के बाद उनकी हर्ड एक डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जापान में जो मोबिलिटी है वो नियर जीरो आ जाएगी। और ऐसा एक और देश है स्वीडन। स्वीडन में आप देखिए जितने लोग इन्फ्लुएंजा से हर साल मरते हैं, बल्कि टोटल मौत जितनी होती है उससे इस साल कम लोग मरे, और काफी कम लोग मरे। स्वीडन, राइट, यूरोपियन कंट्री है, वहां पे भी कोई लॉकडाउन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। वहां सब कुछ सामान्य है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, किसी और दुनिया के हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? हर्ड इम्यूनिटी हो रही है। अब यूके की बात करते हैं। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया था कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी और 2-3 महीने में सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी है हर्ड इम्यूनिटी। और दूसरी स्ट्रेटेजी की लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन से क्या होगा कि ये पेशेंट है इधर और ये है हेल्दी लोग, दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहे। लेकिन लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब तो कांटेक्ट में आएंगे ना। या तो ये पेशेंट ही मर जाए, जो कि नहीं होने वाला। 1000 लोग पेशेंट होगा तो एक मरेगा, 999 तो जिंदा ही रहेंगे। तो जिंदा रहेंगे, वो ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक उनकी जो बॉडी में करीब 30 से 40 दिन तक कोरोना फिर भी रहता है। ठीक होने के बाद ठीक हो गया, लेकिन अच्छा रहेगा, राइट? 30 से 40 दिन, 37 डेज टू बी प्रिसाइज। तो लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद ये ठीक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बॉडी में ये इंजन से मिलेगा
उनसे वो ट्रांसफर होगा, राइट। और जो लोग ठीक हो चुके हैं और 80% लोग इस कोरोना के जो लोग हैं उनको कभी बीमारी, ये भी बात नहीं बात है कि कोरोना आपकी बॉडी में आने का मतलब बीमार हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80%, 10 में से 8 लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी 2 लोग बीमार पड़ेंगे। तो जो 8 लोग हैं वो कैरियर हो गए ना, कोरोना कैरियर बोलेंगे। हो सकता मैं बीमार नहीं हो सकता, मेरे बॉडी में कोरोना। अब मैं जहां भी जाऊंगा, अभी आलू प्याज तो खुला है ना लॉकडाउन में, दूध तो खुला है ना, राइट। मान लो दूध का पैकेट में छूता हूँ, आलू में खरीदने 2-4 छूता हूँ, पैसा देता हूँ, मैं कोरोना का कैरियर हूँ, पेशेंट नहीं हूँ। तो अब मेरे माध्यम से सब्जी वाले के पास पहुंच गया, सब्जी वाले के माध्यम से हर एक के पास, तो डिस्ट्रीब्यूट तो अभी भी हो रहा है। तो हमारे देश की भी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है, चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना हो। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि भाई इकोनॉमी क्रैश कर रही है हमारी। तो यानी कि लॉकडाउन से हम बच नहीं सकते, लॉकडाउन से कोरोना को स्टॉप नहीं किया जा सकता। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे हमारे दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखो, आपके यूट्यूब चैनल पर कई बार कुछ चीजें ब्लॉक कर दी जाती हैं, क्या आपको धमकियां आती हैं ये सच बताने के लिए? क्या आपको खुद किस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है? क्या कोई ऐसा होता है कि आपको कोई डराने की कोशिश की जाए, खामोश करने की कोशिश की जाए? मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कोशिश की आपको कई बार अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाने की, और आपके अपने चैनल बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी सिचुएशन आती है आपके लिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अब हमारे आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं आप जैसे, तो इसके लिए शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ फिलहाल। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, आखिर में अपने देखने वालों को कुछ खास मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे ताकि लोग अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार सकें? जो मुझे लगता है कि हफ्तों हो जाते हैं लोगों को मुस्कुराते हुए भी ऐसी टेंशन में लोग रहते हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको ध्यान सुनना है। नॉलेज इज पावर। अगर आपको सही नॉलेज होगी तो वही ताकत है, वही खुशी का राज है। तो जो लोग टीवी में वही आ रहा है जो कोई ना कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है थ्रू द मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया बोले। सोशल मीडिया भी बिका हुआ है। आप देखिए, जैसे आपने बोला, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने 16 वीडियो डाले, इंक्लूडिंग स्टार वर्ल्ड वाले सारे वीडियो, और सबके सब डिलीट हो गए, 16 के 16 डिलीट हो गए। तो हर 2 दिन बाद डिलीट करते हैं वो लोग। तो 16 डिलीट। तो जो सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, तो यानी कि ये भी बिके हुए हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, यूट्यूब सोशल मीडिया, फेसबुक में न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे वीडियो होते हैं, वो कभी डिलीट नहीं होते। लेकिन कोरोना से अगर सच्ची बात कभी सामने आ रही है विद एविडेंस, तो वो डिलीट हो जाता है। बोलने का मतलब है कि जो मीडिया से आपको दिख रहा है वो शायद कोई लोग आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, नॉलेज इज पावर। अच्छा, नॉलेज कैसे लेंगे? सिंपल। आपके लिए, सारे दर्शकों के लिए मैंने दुनिया के सारे नॉलेज को इकट्ठा कर दिया, एक किताब बना दी मैंने। उस किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अभी मेरे वेबसाइट में जाके। वेबसाइट का नाम है विश्वरूप, BISWAROOP, विश्वरूप BISWAROOP.com/कोरोना बुक, कोरोना बुक। कोरोना बुक एक ही शब्द है। तो जैसे ही ये करेंगे तो मेरा बुक आपको 1000 पन्ने वाली मिल जाएगी। आपको 1000 पन्ने पढ़ने नहीं है, पहले 10 पन्ने पढ़ने। पहले 10 पन्ने जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में से डर न जाने कैसे गायब हो जाएगा। एकदम क्लियरली आपको दूर तक सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और जब क्लैरिटी दिमाग में होता है, असलियत दिखता है, तो हिम्मत रहती है, राइट। मान लो कहीं दूर एक शेर का पुतला है, लेकिन दूर से मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला शेर टाइप कुछ लग रहा है, तो मैं वो देख के डरता रहूंगा। लेकिन अगर सामने दिख जाए तो पुतला है, दिख ही रहा है शेर तक, तो मेरा डर गायब हो जाएगा। तो वही हालत है, जो आपको राक्षस दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ दिखने में राक्षस है। जब सामने जाएंगे तो वो राक्षस का बच्चा भी नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन ये नॉलेज कैसे आएगा? तो अब आपके पास बंदोबस्त है। अब आपके पास कोई 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 बहाना नहीं है कि मुझे डरना ही है, मुझे कुछ पता नहीं है। आप जाइए, वो बुक पढ़िए। 10 घर में सब लोग बैठे हैं, यूटिलाइज कीजिए। 10 पेज ही पढ़ने हैं, लेकिन 10 पेज में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो हर लाइन के पीछे मैंने एविडेंस दिया है, और बाकी जो 990 पेजेस हैं वो सारे एविडेंस बने हैं, सबूत, ऐसे सबूत जो ना WHO, ना भारत सरकार, ना कोई सरकार डिनाई कर सकती है। तो आप उसको लीजिए।
आप में से कोई लोग अगर बड़े लोग हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है, तो वो बुक के जो फैक्ट्स हैं उनको आगे देश की मदद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपने इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है उससे लेकर के और इलाज तक, और इलाज से लेकर के लोगों का दिलो दिमाग से दर्द निकालने तक की बातें आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।